हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज बेंस। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हम इस समय पढ़ रहे हैं, मतलब हम पिछले कुछ काफी समय से पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारे क्लास 8 की जो एकदम महत्वपूर्ण किताब है एनसीईआरटी, उनकी जो बड़ी दीदी है, उनकी जो सीनियर है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस का लेवल और जो हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने की जो हमें क्षमता देती है, वो है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड फिनिश कर रहे हैं। और अब तक हम काफी सारे यूनिट्स को खत्म कर चुके हैं एंड फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं यूनिट 9 पे। इसका एक पार्ट, एक सेशन हम पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा है, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार ऐसे टच करके वापस आए, एक बार एक्सप्लोर किया है एंड साथ ही साथ एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ताकि हमें पूरे कॉन्सेप्ट एक बार ब्रशअप हो जाए। और आज के हम सेशन में थोड़ा और डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, जहां पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड फिलअप ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस पूरे सेशन में आपको क्या करना है, आपको खाली हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। उसके बाद फिर देखना है कि कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को लर्न करते हैं ऑन ईज। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सवाल क्रमांक 1 से 20 के बारे में क्या निर्देश मिले हैं हमें किताब द्वारा कि 1 से 20 में आपको जो सवाल है वहां पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक चुनना है जो कि सही लगता है आपको और अपना आंसर लिखना है, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि सपोज देयर इज अ प्रिंसिपल पी, ठीक है, आपको अमाउंट नहीं दिया, आपको अज्यूम करना है एक प्रिंसिपल है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, टाइम है टी, ठीक है, देन द सिंपल इंटरेस्ट इज एस और कंपाउंड इंटरेस्ट को नाम दिया है सी, ठीक है। तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों के लिए सेम है, किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो आपको अब देख के बताना है कि इन तीनों में से कौन सी वाली व्यवस्था हमेशा सही होगी। अब यहां ध्यान देना, देखो थर्ड वाली जो वो कह रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम होगा, ठीक है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम होगा ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट को भी काउंट करते जाता है हर एक साल के, तो वो हर एक साल इंक्रीज होते जाता है, तो कम होने का चांस तो कभी नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा रॉन्ग, तो थर्ड वाला कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये कब होता है, ये तब होता है जब आप प्रथम वर्ष में हैं, किस चीज के, किसी भी ट्रांजैक्शन के या फिर किसी भी क्वेश्चन में जब आप केवल एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो सकते हैं। तीसरा केस कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, कितने एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जहां पे हम देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट कम है, तो ये भी हर बार होता है। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट वुड नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है। पर्सल वो तो केवल प्रथम वर्ष में होगा। क्या टाइम में यहां लिखा है कि प्रथम वर्ष को काउंट नहीं करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, ईदर 2 और 3, तो 3 तो हमेशा ही रॉन्ग है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन है आपका कि ओनली थर्ड इज करेक्ट, वो तो वैसे भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी सही कह रहा है कि या तो पहला वाला केस होगा या दूसरा वाला केस होगा, तो या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, दोनों चीजों का होना नामुमकिन है। तो इसको आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे कि या तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा या एट मैक्स हद से हद पहले ईयर में बराबर हो सकते हैं, उसके बाद तो इंक्रीज होते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो कांस्टेंट ही रहता है। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से यहां पे सही जवाब है। हम उसको कर देते हैं मार्क, ऑप्शन बी को, और हम आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद, ये हमने क्लियर कर दी स्क्रीन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सवाल क्रमांक 2 क्या बोल रहा है आपसे। सपोज अ सर्टेन सम, एक कोई अमाउंट है, डबल हो जाता है 2 साल में, ठीक है, डबल हो जाता है 2 साल में यदि उसको सिंपल इंटरेस्ट पे रखा, कितने के, R% के, ठीक है, और या फिर अगर उतने ही अमाउंट को आप उतने ही समय के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे रख देते, R% रेट कंपाउंडेड एनुअली। तो एक बार आपने सिंपल इंटरेस्ट पे रखा, एक बार आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा,
तो सवाल का सार ये है कि 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया और कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया वो दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट बराबर आ रहे हैं। तो आपके प्रिंसिपल बराबर, आपके अमाउंट बराबर। अब वो आपसे बोल रहा है कि यदि ऐसा हो रहा है तो आपको टिप्पणी करनी है किसके बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, ठीक है, का जो रेट है आर और आर, इसमें से कौन सा बड़ा होगा या बराबर होगा। देखो अगर बराबर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट आगे निकल जाएगा, क्योंकि 2 साल की बात है। 1 साल होता तो बराबर हो जाते, ठीक है, लेकिन अगर दोनों बराबर हैं और 2 साल की बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इन दैट केस दोनों के अमाउंट बराबर नहीं हो सकते। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ज्यादा हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट भी ज्यादा, समय तो दोनों का बराबर ही है, तो रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे ही ज्यादा होता है बराबर होने पे ही। तो आपने तो रेट बराबर से ज्यादा कर दिया, ऊपर कर दिया। तो मान लो ये 10% है और ये 8% है, तो एक तो वैसे भी ये ज्यादा ही चलता है, आगे ही चलता है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, और भी आपने इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला केस भी नहीं होगा। तो बचा क्या फिर हमारे पास, तो हमारे पास ये बच जाता है कि यदि सिंपल इंटरेस्ट का रेट ज्यादा हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का ज्यादा रेट है वो एडजस्ट कर देगा किसको, कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादा अमाउंट को, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेट अगर कम होता है तो उसका अमाउंट कम आता है, पर क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको एडजस्ट कर देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नेचर को एडजस्ट कर देगा। तो इसलिए हम यहां पे क्या मार्क करेंगे, तो हम यहां पे मार्क करेंगे ऑप्शन बी, जो कि कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा समय होने पर भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट का ज्यादा रेट कवर कर लेगा। तो दोनों चीजें हो जाएंगी बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, ऑप्शन बी हमने किया था मार्क। हम बढ़ जाते हैं आगे। सवाल क्रमांक 3 क्या बोल रहा है हमसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5 लाख, ठीक है, सॉरी 50,000, तो 50,000 रुपए पे आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर रेट है 4% पर एनम, 2 साल का समय है, कंपाउंडेड है एनुअली, मतलब साल में एक बार, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? सिंपल वाला फॉर्मूला जो कहता है कि अमाउंट होता है, अमाउंट के लिए हमें पहले क्या चाहिए, पहले प्रिंसिपल चाहिए, फिर तो फॉर्मूला की बात होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, ठीक है, उसके बाद टाइम है 2 इयर्स, तो एन की वैल्यू है 2। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, पर क्योंकि यहाँ पे एनुअली है इसलिए सिंपल फॉर्मूला ही यूज होगा। तो A हो जाएगा 50,000, यहाँ पे कितना है 4, तो 1 प्लस 4 अपॉन 100, ठीक है, और पावर इज 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने पे आपको कितना मिलेगा, तो सर एलसीएम लेने पे मिलेगा यहाँ पे 104, क्योंकि ये हो जाएगा इंटू 100, ये हो जाएगा इंटू 1, तो 50,000 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 104/100 और 104/100, ठीक है। यस सर। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास अंतिम बचेगा A की वैल्यू 5 इंटू 104 इंटू 104। अब आपको 104 का स्क्वायर निकालना हमने सीखा है पिछले सेशन में, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कैसे सर? 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा जहां तक हमें पता है 10,816, ठीक है। उसका करोगे आप इंटू 5, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? जवाब आना चाहिए 54080, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो एक बार, ठीक है, करो एक बार 54080 इंटू 5 करके देखो, यही आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। 8 5 40, हाँ ठीक है, 16 पंजे आता है 80। ओके चलो, ए की वैल्यू आएगी 54080, तो आपका अमाउंट कितना है? अमाउंट है 54080, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको इंटरेस्ट निकालना, तो पहले प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 50,000 इसमें से घटा दिया जाएगा, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा माइनस करने पे? 4080 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी को हम अपने जवाब के तौर पे मार्क कर सकते हैं। आसान सा सवाल और आसान सा ही जवाब, कैलकुलेशन भी इतने टफ नहीं थे, थोड़ी बहुत आपको ट्रिक्स तो यूज करनी पड़ेगी। चलिए
स्क्रीन क्लियर। अगर आपने 104 का स्क्वायर करना नहीं सीखा है तो पिछले सेशन में सिखाया है, एक बार चेक कर लेना, वहां पे आपको याद आ जाएगा अगर वो वीडियो सेशन देखोगे तो। चलिए सवाल क्रमांक 4 है हमारा, इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है, तो किसी भी आर्टिकल जो कि हमारे पास यहाँ पे कंसिडर किया गया है उसकी मार्क प्राइस है 1200 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट कितना है 12% है, आपको बताना है सेलिंग प्राइस कितनी होगी। एकदम आसान सवाल है, आसानी से हो जाना चाहिए। क्या करोगे सर, मार्क प्राइस है 1200, बिल्कुल ठीक, डिस्काउंट का परसेंट है तो डिस्काउंट परसेंट है कितना सर 12%, बिल्कुल ठीक। पर क्या खाली डिस्काउंट परसेंट पता होने से हमारा काम बनेगा, नहीं सर, डिस्काउंट परसेंट के अलावा डिस्काउंट का अमाउंट भी पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे सर, जो हमें दिया है जानकारी उसी का उपयोग करके निकालेंगे। तो 12% किसका, जहां से कहानी शुरू हुई है 1200 रुपए का। क्या करोगे सर, शून्य शून्य कैंसिल, 12 इंटू 12 करने पे 144 आता है तो वो हम लिख देंगे। तो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आ गया 144। अब हम क्या निकालेंगे सर, सेलिंग प्राइस निकालना है, वो कैसे निकालते हैं सर, 1200 रुपए का मार्क्ड प्राइस था, डिस्काउंट मिला 144 का, तो वो हमें नहीं पे करना है, तो वो हम कर देंगे माइनस 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 1 गया तो 0, तो 1056 होना चाहिए हमारा सेलिंग प्राइस। अब कई बार लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को जल्दबाजी में ऐड कर देते हैं, तो 1200 में अगर 144 ऐड कर दोगे तो 1344 का ऑप्शन दिया है, तो सवाल बनाने वाले को पता है कि आपसे गलती कहां हो सकती है, तो उनको आपकी गलती वेरीफाई करने का या फिर उनके नंबर काटने का मौका न दें। कृपया सोच समझ के आराम से कैलकुलेशन करें, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। 144 माइनस किया हमने, एक बार चेक करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 1 गया तो 10, ठीक है। 1056 हमारा ऑप्शन है हो जाएगा सही जवाब। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5 क्या बोल रहा है हमसे कि यदि 90% ऑफ एक्स, ठीक है, कोई वैल्यू है एक्स, उसका 90% है 315, तो x क्या होगा। किसी भी चीज का 90% कैसे निकालते हैं सर, अगर हम सिंपल गणित की भाषा में लिखें तो आप बोल रहे हैं कितना, आप बोल रहे हैं 90% ऑफ x, और गणित में 9 ऑफ के लिए हम क्या साइन यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन साइन यूज करते हैं। तो 90% किसका, x का, तो x से कन्वर्टेड इसलिए x से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 315 आ रहा है, शून्य से शून्य गवाया, 9x हो जाएगा कितना 3150 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा, जो 9 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वो साइड चेंज करके करेगा डिवाइड, x की वैल्यू आएगी 9 3 27, 9 5 45, सब कुछ कट पिट के 350, ठीक है। 350 का जब आप 90% निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 350 का 90% आपको 315 ही मिलेगा। तो ये सवाल भी था आसान, हमने जल्दी से कर दिया सॉल्व। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 6, ठीक है, टू गेन, फायदा लगाने के लिए कितने का, 25% का यदि आपको फायदा चाहिए, डिस्काउंट 10% देने के बाद, ठीक है, अलाउइंग मतलब आपने 10% का डिस्काउंट दिया है ग्राहक को, आप शॉपकीपर है, देखो यहां पे लिखा है द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹360। अब कहानी को समझना क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि भाई साहब किसी चीज की कॉस्ट है 360 रुपए, ठीक है, उस पे मुझे 25% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, कमाइए, उसके बाद मुझे ग्राहक को 10% डिस्काउंट भी देना है, ठीक है, दीजिए। तो बताओ मुझे कितने पे ये सामान मार्क करना चाहिए, मतलब कितने पे उसकी वो टैगलाइन जो स्टिकर है वो चिपकाना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए। तो सामान्यतः कहानी ये होती है कि मार्क प्राइस में से पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो आता है हमारा सेलिंग प्राइस, और क्योंकि यहां प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो आता है हमारा कॉस्ट प्राइस। हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोसेस को उल्टा फॉलो करेंगे। कैसे, हम कॉस्ट प्राइस में पहले प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस में हमारा डिस्काउंट जोड़ देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई तो फिर आसानी से सवाल सॉल्व कर सकते हो
चाहो तो यहीं पे 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेके आराम से खुद कर सकते हो, पॉज ले लो, अदरवाइज मैं तो वैसे भी हम लोग करने ही वाले हैं। तो शुरू कहां से होगा? कॉस्ट प्राइस से। कितनी है? 360 रुपए है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कितना है? गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो भी लिखना चाहें, गेन परसेंट है 25, लेकिन हम गेन परसेंट को नहीं, गेन के अमाउंट को जोड़ते हैं। तो यहां से निकाला जाएगा गेन का अमाउंट कितना है। तो गेन अमाउंट GA लिख रहा हूं मैं यहां पे, गेन ए कितना हो जाएगा सर? 25% किसका? जहां से कहानी शुरू हो रही है 360 का, ठीक है। तो 25 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, कैंसिल होके 4 1 जा, ये हो जाएगा 90। तो 90 रुपए का गेन है, तो क्या हमें हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी? यस सर। सेलिंग प्राइस कितनी होगी सर? 360 था, 90 रुपए का गेन हुआ, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 450 रुपए, तभी तो 90 का गेन मिलेगा, क्योंकि आपने गेन को जोड़ दिया। जितना फायदा चाहिए उतना जोड़ दो, फायदा कम का चाहिए कम जोड़ना, ज्यादा का चाहिए ज्यादा का जोड़ेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट की। कितना है डिस्काउंट परसेंट? 10%। मतलब किसी चीज को 10% डिस्काउंट देने के बाद 450 में बेचा गया, अर्थात अगर वो किसी चीज को हम मान लेंगे X, तो मार्क्ड प्राइस को हमने मान लिया X, ठीक है। उसमें क्या हुआ? उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट परसेंट है 10 पर, लेकिन डिस्काउंट के परसेंट से काम नहीं चलता है, डिस्काउंट की वैल्यू से काउंट कर चलता है, अमाउंट से चलता है। तो 10% हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम अमाउंट बता सकें, तो ये हो जाएगा X/10। अब होता क्या है सर? मार्क प्राइस पे हम देते हैं डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस से जब आप डिस्काउंट माइनस करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है 450, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर? ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल अपॉन 10 इज इक्वल टू 450, ठीक है। ये 10 जो नीचे डिवाइड कर रहा है वो साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई, तो 9x हो जाएगा 4500, तो x हो जाएगा 4500 डिवाइड बाय 9, कैंसिल करोगे आपका जवाब आना चाहिए 500 रुपए। तो मार्क प्राइस कितनी होगी? तो मार्क प्राइस होनी चाहिए 500 रुपए, दैट इज ऑप्शन ए। एक बार पूरी कहानी समझना। क्या किया हमने पहले कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ के निकाला सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें तो यहाँ पे मार्क प्राइस निकालनी है, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या कनेक्शन है कि जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस। तो हमने यही किया, मार्क प्राइस को मान लिया X, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया और उसके बाद निकाली हमारी मार्क प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम पहले ही निकाल चुके थे। तो ऑप्शन ए 500 हमारा सही जवाब होना चाहिए। 500 में 10% डिस्काउंट दोगे 450 आएगा, 450 में 25% जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना सर? 25% हम निकालेंगे किसका? कॉस्ट प्राइस का, तो आएगा 90 रुपए, तो 360 और 90 हो जाएगा 450, मतलब हमारा जवाब सही है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 7 की तरफ। इफ A% इज द डिस्काउंट परसेंट, क्या बोल रहा है? यदि A% को आप क्या बोल रहे हैं कि वो डिस्काउंट परसेंट है ऑन द मार्क्ड प्राइस X, तब आप डिस्काउंट को कैसे निकालेंगे? अब देखो यहां पे आपको शुरू कहां से करना है? शुरू करना है मार्क प्राइस से, तो आपका मार्क प्राइस है X, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है A%, हमें डिस्काउंट का अमाउंट पता करना है। वो कैसे करते हैं सर? जितना डिस्काउंट देना है, जितना परसेंट, होल डिवाइड बाय 100, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट है ये, तो डिस्काउंट पर का मतलब 100, और जिस पे देना है उससे कंपेयर करेंगे तो x पे देना है, तो इसलिए होना चाहिए a इंटू एक्स डिवाइड बाय 100, जिसको इन्होंने ऑप्शन सी में थोड़े अलग तरीके से लिखा है, x पहले और a बाद में, कोई समस्या नहीं है, जवाब तो सेम ही आएगा, चाहे आप इधर उधर कर दें, क्योंकि गणित का नियम है कि भाई साहब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सीक्वेंस चेंज करेंगे तब भी आपका जवाब चेंज नहीं होगा। कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर 1 उसमें हमने ये पढ़ा है कि जगह चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शंस में कुछ भी उथल पुथल करके आपको ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, कृपया उनको न माने, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये वाला ऑप्शन पूछा जाए किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर बी, ये कहीं कहीं पे यूज होता है, तो ये कितना परसेंट है वो निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट से परसेंट जाने का रास्ता है और ये वाला परसेंट से अमाउंट जाने का रास्ता है। तो हमें परसेंट दिया था, अमाउंट तक जाना था, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो अमाउंट से परसेंट जाने का रास्ता है, कि मान लो किसी चीज पे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिला होगा बताने के लिए, ठीक है, उस तरीके से। चलिए यहां पे हो जाती है स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक 8 की तरफ।
क्या पूछ रहे सवाल क्रमांक 8 में? तो आशिमा जी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लोन लिया है, ठीक है, कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? तो 12% इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन लिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे साल में, ठीक है। उन्होंने 1,12,360 रुपए यदि पे किए हैं तो, ठीक है, लोन वापस करते वक्त, तो आपको बताना है कि उन्होंने लोन कितने समय में वापस किया। तो आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि अमाउंट है कितना, अमाउंट अगर मैं जगह बनाऊं लिखने के लिए, तो अमाउंट है 1,12,360, क्योंकि ये उन्होंने रीपे किया इतना, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा 1 लाख रुपए, चलिए ये भी हमने लिख दिया। टाइम कितना है हमारा? टाइम n हमें पता करना है। हाफ ईयरली है तो रेट कितना है? रेट है 12%। हाफ ईयरली है तो क्या अफेक्ट होगा हमारा? सर हाफ ईयरली है तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अब हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सर A इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक, P इंटू 1 प्लस R/2, या फिर आप लिख सकते हैं R/200 टू द पावर 2n, जैसे भी लिखे आंसर सेम ही आएगा। अब A की वैल्यू कितनी है? तो A की वैल्यू है 1,12,360 इज इक्वल टू P की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा 1 प्लस, देखो R है 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 6/100, कितना? 6/100, और होल पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि समय कितना है? डबल हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहां देखना, तो जो 1 लाख है इसको हम कर देंगे इस तरफ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1,12,360 होल डिवाइड बाय 1 लाख, क्योंकि यहां पे कर रहा था मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। इधर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 106.100, तब डिवाइड बाय 100 होल पावर 2n। यहां पे आपको मिलेगा शून्य से शून्य कैंसल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जाएगा 1.12, कितना? 1.1236, और यहां पे क्योंकि 100 है तो डेसिमल लग सकता है, तो यहां हो जाएगा 1.06 की पावर 2n, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी थी, वो ये थी कि 1.06 का स्क्वायर होता है 1.1236, तो 1.1236 की जगह मैं उल्टा लिख रहा हूं, कितना? कि ये होता है 1.06 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? 1.06 का स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान देना, दो चीजें जिनका बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा? बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीजें आपस में बराबर है। तो यहां से हमें कहानी का सार ये मिलता है कि 2 इज इक्वल टू 2n, अर्थात क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, तो पावर भी होगी बराबर। तो 2 इंटू 2n मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी 1, और n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ ईयर्स, तो उन्होंने कितने साल में चुकाया लोन? 1 साल में वापस चुका दिया लोन, और उनका 2 बार का इंटरेस्ट लगा बिकॉज हाफ ईयरली था, तो कितने साल में चुका दिया? 1 साल में। कई बार आपको यह लग सकता है कि सर n की वैल्यू 1 मतलब 6 महीना, नहीं, हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है, लेकिन हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम n की वैल्यू हमेशा ईयर्स में काउंट करते हैं, इसीलिए n की वैल्यू 1 मतलब 1 साल होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यस सर, यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 9 क्या है हमारा? सवाल क्रमांक 9 हमारा पूछ रहा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ, किसी कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए? इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। यदि आप इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल यदि सेम है तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही फिट बैठता है? आप क्या करते हैं बेसिकली वो चेक करना चाह रहा है वो। पहला, डबल द गिवन एनुअल रेट एंड हाफ द नंबर ऑफ ईयर्स। भाई जब आप हाफ ईयरली करने जा रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स तो डबल हो जाते हैं ना, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर, पर ये तो कह रहा है कि हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स को आधा कर दो, मतलब अगर 2 साल हैं तो उनको 1 बोलो। नहीं, हम जब हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो उसमें कितनी बार आते हैं हाफ ईयर? 4 बार, 6 महीने के 4 ब्रैकेट बनेंगे ना, तो हाफ नहीं करना होता, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या बोल रहा है? डबल द एनुअल रेट एज वेल एज द गिवन ईयर्स, मतलब सवाल सालों को भी 2 बार कर दो, डबल कर दो, और साथ में आपके रेट को भी डबल कर दो। अब यदि आप नंबर ऑफ ईयर्स को डबल करेंगे वो तो ठीक है, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, परंतु किंतु यदि आप एनुअल रेट को डबल कर देंगे तो आप डबल इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा ना, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस पे जाता है? पर एनम, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट इतना है। जब आप इंटरेस्ट रेट को डबल कर देंगे तो साल का इंटरेस्ट डबल कर देंगे, जो कि चीटिंग हो जाएगी,
ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट रेट को हाफ कर देंगे, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट रेट पूरे साल का मिलना चाहिए। तो आप उसको दो हिस्सों में बांट के आधा आधा कर देते कि भाई पूरे साल का अगर 6% हो तो 3% पहले 6 महीने में, 3% बाद के 6 महीने में, जोड़ के हो गया 6%। तो एनुअल रेट को हाफ कर देंगे, एज वेल एज गिवन नंबर ऑफ ईयर्स को भी हाफ कर देंगे, ये भी रॉन्ग है। तो फाइनली क्या होता है कि एनुअल रेट कर दिया जाता है हाफ, जो कि हम लिखते हैं R/2/100 के फॉर्म में या फिर R/200 के फॉर्म में, ठीक है। तो रेट को कर देते हैं हाफ और नंबर ऑफ ईयर्स को कर देते हैं डबल, क्योंकि एक साल में 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा सही जवाब। हम करेंगे ऑप्शन डी को मार्क और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 10 है हमारा। श्यामा जी जो उन्होंने कुछ परचेज किया, क्या परचेज किया, स्कूटर। बहुत बधाई हो श्यामा जी को स्कूटर परचेज करने के लिए। कितने का किया है, 36,450 का, ठीक है। साथ में क्या जुड़ रहा है, अरे भाई स्कूटर लोगे बिल पे करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको बताना है भाई श्यामा जी कितना टैक्स पे करेंगी, कैसे कैलकुलेट करोगे। सर बहुत आसान है, हमने निकाली सेलिंग प्राइस या फिर बिल लेने से पहले का प्राइस, इसमें हमने चेक किया कि सेल्स टैक्स का परसेंट कितना है, तो सेल्स टैक्स का परसेंट है 9%। पर क्या आप परसेंट ऐड करते हैं, नहीं सर हम तो अमाउंट ऐड करते हैं। तो हम निकालेंगे सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना है, AMOUNT अमाउंट। कैसे निकालेंगे सर, 9 डिवाइड बाय 100 इनटू 3645, शून्य, शून्य से शून्य कैंसिल। देखो और कुछ किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो। सर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 9 5 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 9 चौके 36 और 4 40, शून्य यहाँ 4 ऊपर, 6 9 जा कितना होता है 54, 54 प्लस 4 हो जाएगा 58, तो 8 यहाँ 5 ऊपर, 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा 32। तो 3280, नीचे का 10 है तो डेसिमल लग जाएगा। तो सेल्स टैक्स होगा 3280.5, ये होगा सेल्स टैक्स का अमाउंट। अभी आपको बिल अमाउंट पता करना है, सवाल पढ़ो क्या बोला है, टोटल अमाउंट। तो भाई साहब आप क्या पे करेंगे, आप सेलिंग प्राइस भी पे करेंगे, उसके बाद सेल्स टैक्स भी पे करेंगे, तभी तो फाइनल बिल का अमाउंट बनेगा। तो बिल अमाउंट कितना होगा वो पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, दोनों को ऐड बिल्कुल ठीक कीजिए, जोड़िए दोनों को। तो 36,450 में जोड़ दिया आपने 3280.5, तो 0.5 ये 0 0 8 5 13, 4 2 6 1 7, 6 और 3 9, 39,730 ऐसा कुछ अमाउंट है हमारे पास, बिल्कुल है 39,730 का अमाउंट है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने स्कूटर में टैक्स जोड़ के फाइनल अमाउंट निकाल के श्यामा जी को बता दिया। अब वो उतने का चेक काटे या फिर नगद दे, वो उनकी मर्जी है। हम बढ़ जाएंगे आगे क्योंकि हमारी कहानी यहीं पे हो जाती है समाप्त। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सवाल क्रमांक 11 है हमारा। सवाल क्रमांक 11 पूछ रहा है हमसे कि मार्क प्राइस है किसी चीज का कितना, 80 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस है 80 रुपए और बेचा गया उसको सोल्ड एट 76। तो आपको डिस्काउंट का रेट बताना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डिस्काउंट का अमाउंट बताना है या डिस्काउंट का रेट, उसके हिसाब से आपका जवाब चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मार्क प्राइस होगा 80 रुपए, ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा 76 रुपए, तो ऐसे देखेंगे तो आपका डिस्काउंट होगा 4, ठीक है। अब व्यक्ति का सोच सकता है कि यहाँ पे 4 है और ऑप्शन में आ गया 4% तो आप मार्क कर देंगे, परंतु ये डिस्काउंट का अमाउंट है और आपको डिस्काउंट के अमाउंट के साथ साथ डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। तो वो कैसे बताएंगे आप, सो डिस्काउंट का परसेंट हम निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट मिला, 4 रुपए। किस पे डिस्काउंट मिला, 80 रुपए पे, तभी तो 76 आया ना, 76 पे थोड़ी मिला है, 80 पे मिला है जिसकी वजह 76 आया। तो कितना डिस्काउंट मिला, किस पे डिस्काउंट मिला और परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, 4 1 जा 4, 2 जा 2, 1 जा 2, 10 2 5 जा, तो आपका जवाब आना चाहिए 5%। कितना परसेंट, 5% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे 95% से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई साहब 95% आपको ये अमाउंट है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि मतलब 5% यहाँ गया माइनस कर देंगे तो बचेगा 95, तो वो मार्क कर दें, ऐसी गलती ना करें। आपका ऑप्शन होगा ए 5%। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 4
तो उसको भी मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये 4 रुपीस का है, ये 4 आपका डिस्काउंट परसेंट नहीं है, डिस्काउंट का रेट नहीं है, ये अमाउंट है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आ सकते हैं। चलिए ऑप्शन, अब सवाल क्रमांक 12 है हमारा, ए बॉट अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹8,000। तो ए ने 8,000 रुपए का एक टेप रिकॉर्डर लिया और उसको बेच दिया किसको? बी को। ठीक है, अब जो बी भाई साहब है उन्होंने इसको बेच दिया किसको? सी को। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ईच अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जितने लोग चीजें बेच रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों को 20-20% का प्रॉफिट हुआ है। आपको बताना है कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहां ध्यान देना, ए ने कितने में शुरू किया? तो ए ने भाई 8,000 रुपए में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस फॉर ए हो जाएगी कितनी? तो सीपी ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सीपी यहां पे नीचे ए लिख रहा हूं 8,000। ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए कितना है? तो ए का प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो अभी प्रॉफिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए कितना है? 20% किसका? जहां से कहानी शुरू हुई थी, अर्थात 8,000 का। तो ये 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, 8 2 16 कितना हो जाएगा? 1,600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सेलिंग प्राइस कितना होगा? ए कितने में बेचेगा? 1,600 रुपए और जोड़ देंगे हम किसमें? 1,600 रुपए हम जोड़ देंगे हमारे कॉस्ट प्राइस में। तो ये होना चाहिए कितना? 8,000 प्लस 1,600, तो जोड़ने पे हो गया कितना? 9,600। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए, मतलब ए में जितने में बेचा वो क्या था? वो दाम था 9,600। अच्छा, ए ने बेचा तो खरीदा किसने? तो सर ए ने बेचा तो खरीदा बी ने। ठीक है, तो अब हमें बताना पड़ेगा तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम पता लगाएंगे कि भाई साहब बी का कॉस्ट प्राइस क्या है। सर ए ने बेचा, बी ने खरीदा, तो ए की सेलिंग प्राइस बन जाएगी बी की कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो खरीद रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी बन जाएगी 9,600। ठीक है, यहां पे मैं भी लिख देते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए कितना है। तो प्रॉफिट ऑफ ए था 1,600 रुपए। ठीक है, चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट परसेंट बी के लिए है कितना? 20%। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा बी के लिए? सर सेम ही कैलकुलेशन करनी है, यहां पे हो जाएगा 100, यहां हो जाएगा 9,600, 0 0 कैंसिल, 96 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? सर 2 0 0, 6 दूनी 12, 1 कैरी, 9 2 18 1 19, 1,920 रुपए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ए को प्रॉफिट हुआ 1,600 रुपए का, बी को प्रॉफिट कितना होगा? तो सर प्रॉफिट ऑफ बी हो जाएगा 1,920 रुपए। तो ए का प्रॉफिट 1,600, बी का प्रॉफिट कितना है? तो सर बी का प्रॉफिट है 1,920 रुपए। अब आपको देखना क्या है, यहां पे देखना आपको यह है कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो उसी हिसाब से हमारे ऑप्शंस हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ए और बी को बराबर प्रॉफिट हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बराबर प्रॉफिट तो नहीं हुआ है। ए को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ है, ए को तो कम प्रॉफिट हुआ है, जैसा कि ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए अर्न्स लेस प्रॉफिट। तो ए को बी से कम प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस कम था और दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज बराबर थे, इसीलिए ए को कम प्रॉफिट हुआ और बी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब होना चाहिए। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि सवाल हमने कर दिया है सॉल्व, दोनों के अलग अलग प्रॉफिट निकाल के हमने किया था कंपेयर। इसी के साथ हम आ गए हैं सवाल क्रमांक 13 की तरफ, जो पूछ रहा है हमसे कि जो लतिका जी हैं उन्होंने क्या किया? टी पॉट खरीदे कितने के? 120 रुपए के, और कप्स खरीदे 400 रुपए के। दो चीजें, क्या? टी पॉट और कप्स। अब लतिका जी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, तो उन्होंने टी पॉट को बेचा कितने पे? तो उन्होंने टी पॉट को सेल किया प्रॉफिट ऑफ 5%, बिल्कुल ठीक, और कप्स को बेचा एट लॉस ऑफ 5%। तो एक पे हुआ प्रॉफिट, दूसरे पे हुआ लॉस, और उनको फाइनली कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे टी पॉट की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टी पॉट, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सीपी ऑफ टी पॉट, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी पॉट कितनी है? 120। प्रॉफिट परसेंट कितना है इस पे? सर इस पे प्रॉफिट परसेंट है 5, तो प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे फॉर टी पॉट, कितना हो जाएगा? सर प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा 5/100, 5%, जहां से कहानी शुरू हुई 120, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 2 जा,
कितना हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 6, तो कितना प्रॉफिट होगा 6 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑफ ए पी ए हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए सॉरी प्रॉफिट अमाउंट फॉर टीपी मतलब टी पॉट, तो प्रॉफिट अमाउंट फॉर टी पॉट हो जाएगा कितना 6 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 126 रुपए। कहां से आया कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया। अब दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है हमारे कप, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कप कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कप है 400 रुपए। प्रॉफिट परसेंट नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे है लॉस परसेंट ऑफ कप्स, तो कितना हो जाएगा 5%। लॉस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो लॉस्ट अमाउंट ऑफ कप्स कितना होगा सर 5%। किसका, जहां से कहानी शुरू हुई थी कप्स की, मतलब 400 रुपए, तो शून्य से शून्य कैंसिल, 5 4 20, तो 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी कप्स की, सर 400 रुपए में खरीदे थे, 20 रुपए का लॉस हो गया, तो 380 हो जानी चाहिए हमारी सेलिंग प्राइस फॉर कप्स। अब इन दोनों को जोड़ के उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, ये कितने में उन्होंने कितने पैसे मिले उन्हें, मतलब इन दोनों चीजों को बेच के उन्होंने कितना पैसा अपने पास इकट्ठा किया, तो 380 रुपए मिले उन्हें कप से, 126 रुपए मिले उन्हें टी पॉट से। जोड़ने पे आएगा 6 8 और 2 10, 3 1 4 5, 506 रुपए उन्हें मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ कैश, या फिर जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर, जो भी उन्होंने अर्निंग की होगी। ठीक है, मतलब जब ग्राहक को उन्होंने बताया होगा कितना पे करना है, तो ग्राहक ने कितना पे किया होगा 506 रुपए। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर, आपको बस यही बताना है कितना हुआ, कितना अमाउंट रिसीव किया उन्होंने, कितने पैसे उन्हें मिले होंगे इस दोनों चीजों को बेचने पर। कहां से निकाला हमने, दोनों चीजों की सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 14 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे सवाल क्रमांक 14, सवाल बोल रहा है आपसे कि एक जैकेट है जिसको आपने बेचा कितने का 1120 रुपए का। ठीक है, किसके बाद एक डिस्काउंट में लगाया आपने 20% का, उसके बाद उसको बेचा। ठीक है, तो आपको जैकेट का मार्क प्राइस बताना है। क्या है कहानी, कहानी कुछ ऐसी है कि एक जैकेट था, उसकी कुछ मार्क प्राइस थी, उस पे 20% डिस्काउंट लगाने के बाद, मतलब माइनस करने के बाद कितने की बिकी वो 1120 रुपए की। तो आपको बताना है कि वो मार्क्ड प्राइस कितना था। क्या करेंगे सर, लेट मार्क प्राइस बी एक्स, मार्क प्राइस को मान लिया आपने एक्स की, भाई इतने में मार्क्ड थी वो। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम डिस्काउंट परसेंटेज को हटा देंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज है 20, तो पहले हमें डिस्काउंट का अमाउंट पता लगाना पड़ेगा, तब तो हम क्या पता लगा पाएंगे, तब तो हम कितना माइनस होगा वो पता लगा पाएंगे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे सर, 20% एक्स का, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 1/5, मतलब x/5। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। तो 20% आपको डिस्काउंट देना है, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट दे दीजिए, देने के बाद कितना पैसा पे हुआ 1120 रुपए। ठीक है, अब आप लेंगे एलसीएम, इसको करेंगे सॉल्व, तो 5x माइनस एक्स होल अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू 1120। ये 5 वहां करेगा मल्टीप्लाई, ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे माइनस, तो 1120 4 इंटू 5 करने पे आएगा 4x के बराबर। अभी आपको x की वैल्यू प्राप्त करनी है, प्राप्त नहीं हुई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1120 इंटू 5 होल डिवाइड बाय 4। आप चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओनली थिंग इज चेक कर लेना कि ज्यादा बड़ी वैल्यूज में आपको संकट ना होता हो। जैसे मुझे डिवाइड करने में थोड़ा आसान लगा क्योंकि वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। 4 2 जा 8, कितना बचा 32, तो 4 8 जा 32, 280। फिर से 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 32 और 0 शून्य था, तो 280 इंटू 5 करना है, 5 0 जा 0, 8 5 जा 40, 0 या 4 ऊपर, 5 चौके हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 हो जाएगा कितना 14। तो 1400 रुपए की जैकेट है, ऐसा हमारा इनाम, ऐसा हमारा आंसर आ रहा है कि 1400 रुपए मार्क प्राइस था, 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 280 रुपए दिया होगा डिस्काउंट, क्योंकि 10% हो जाएगा 140, माइनस करने पे 1120 की पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 15 है हमारा, एक सम है, एक अमाउंट है, क्या किया था उसको, अ सम टेकन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए लिया था 16% पर एनम पे।
ठीक है। यदि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यदि इंटरेस्ट लगाया जाता है हर 3 महीने में, एवरी 3 ईयर्स, दो साल में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा ये आपको बताना है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है। एक बार कहानी समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ पैसा लिया था, ठीक है, मतलब बैंक से लिया होगा, और उनको 2 साल में कितना 16% इंटरेस्ट पे दिया गया था। अब आपसे बोला जा रहा है कि यदि इंटरेस्ट को हर 3 महीने में लगाया जाता है तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, कितनी बार इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये आपको बताना है। अब 3 महीने में हर बार लगेगा तो 12 महीने मतलब 1 साल में कितनी बार होगा ऐसा? सर 12 महीने हैं, हर 3 महीने बाद लग रहा है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो पूरे साल में 4 बार। बिल्कुल ठीक भाई, 12 महीने हर 3 महीने में लगना है, डिवाइड करने पे आंसर आएगा 4। पर 2 साल की अवधि है तो पहले साल में 4, फिर दूसरे साल में 4, और चारों 4 जोड़ के हो जाना चाहिए 8। तो मतलब 8 बार इंटरेस्ट लगाया जाएगा आपके अमाउंट पे पूरे 2 साल के कार्यकाल में। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, ऑप्शन ए किया था हमने मार्क, और हमारा ये सवाल आसानी से हो गया सॉल्व। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्रमांक 16 हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल क्रमांक 16 हमसे पूछ रहा है कि यदि आप ओरिजिनल प्राइस बताना है, किसका? मशीन का ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन विच वॉज बॉट फॉर, खरीदा कितने गया था? बॉट फॉर 13,500 रुपए, इंक्लूसिव ऑफ 8% वैट। ठीक है, मतलब आपको एक मशीन का क्या बताना है? आपको एक मशीन का ओरिजिनल प्राइस बताना है जिसको 13,500 रुपए में खरीदा गया था, गिवन दैट कि आप 8% वैट चुका चुके हैं, मतलब 8% वैट दे चुके हैं, मतलब 13,500 में वो वैट इंक्लूडेड है बेसिकली। सिंपल सा फंडा। तो आप कैसे करेंगे? सर हमने सेलिंग प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस को मान लिया x। ठीक है, क्या मान लिया हमने? x मान लिया ओरिजिनल प्राइस को। अब इस x पे कितना वैट है? तो वैट का परसेंट है कितना? 8। लेकिन वैट के परसेंट से ज्यादा वैट का अमाउंट इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो सर 8% ऑफ x। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा और 4 25 जा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 25। ठीक है, ये ठीक है। क्या किया हमने? 4 से कैंसिल किया तो 4 2 जा 8, 4 25 जा 100। अब चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं कि 8x/100 है, चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो 4 से कर सकते हैं। अगर आप इसको 8 से करेंगे और नीचे 12.5 आएगा, थोड़ा सा वियर्ड नंबर आएगा, तो वो ना करें ताकि गलती ना हो। चलिए, अब यहां पे क्या होगा आपको? तो आपको ये पता है कि भाई साहब जो भी सेलिंग प्राइस था उसमें वैट का अमाउंट जोड़ा गया होगा, तभी हमें फाइनल प्राइस बताई गई होगी कि फाइनली बिल के साथ इतना पे करना है। क्या करोगे आप? सर एलसीएम लेंगे तो यहां पे होगा इंटू 25, यहां होगा इंटू 1, तो 25x प्लस 2x होल डिवाइड बाय 25 शुड बी इक्वल टू 13,500। क्या ये ठीक है? यस सर। 25 और 2 हो जाएगा 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 13,500। ठीक है, तो इंटू कर देंगे हम 25 और 27x के बराबर हो जाएगा वो, तो 27x बराबर हो गया 13,500 इंटू कितना? इंटू 25 के, है ना? क्योंकि वहां 25 क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन। तो x की वैल्यू हो जाएगी 13,500 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 27। अब देखो क्या 27 और 135 डिविजिबल हैं? चेक करो। 27 इंटू 5 करो, कितना आता है? सर 5 5 25 35, 5 है 3 ऊपर, 5 2 7 11 12 13। यस। 27 इंटू 5 करोगे तो आपको 135 मिलेगा। 27 इंटू 5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 135 मिलेगा। तो 500 इंटू 25, 25 इंटू 5 करोगे तो आएगा 12,500। कितना? 12,500 आना चाहिए आपका जवाब। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। कितना? 12,500। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो 12,500 रुपए की थी ओरिजिनल प्राइस में, उसके बाद वैट जोड़ के 13,500 की पड़ी। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आसान था ये सवाल। हम करेंगे सवाल क्रमांक 17 की ओर रुख। क्या पूछ रहा है आपसे सवाल क्रमांक 17? अविनाश जी ने क्या खरीदी है? अविनाश जी ने एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदी। ठीक है, कितने की? 900 रुपए की। उस पे उन्होंने उसको बेच दिया तो कितने पे भाई? 10% गेन पे, मतलब उनको 10% फायदा हुआ। ही सोल्ड अनदर इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरी इलेक्ट्रिक आयरन थी कितने पे?
5% लॉस पे जिसको खरीदा था 1200 रुपए का, ठीक है, ऑन द एंटायर ट्रांजेक्शन ही हैज, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक आयरन थी, एक पे हुआ प्रॉफिट, दूसरे पे हुआ लॉस, ठीक है, दोनों को अलग अलग लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज था, तो हमें बताना है ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है। तो हम एक एक को एक एक बार में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन 1 पे कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सर कॉस्ट प्राइस थी 900 रुपए, बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट परसेंट है हमारा कितना, सर प्रॉफिट परसेंट है 10%, बिल्कुल ठीक। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, तो प्रॉफिट का अमाउंट होगा भाई साहब 10/100, 10% ऑफ किसका, जहां से कहानी शुरू हुई है, शून्य से शून्य कैंसल, 9 10 हो जाएगा 90 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। अब दूसरी आयरन के लिए जो IR2 है हमारी, उस पे कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए, ठीक है, लॉस का परसेंट है 5%, ठीक है। तो लॉस का अमाउंट कितना होगा, तो 5% इनटू 1200 करने पे हमें हमारा लॉस का अमाउंट मिल जाएगा। शून्य से शून्य मैंने कर दिए कैंसल, 12 5 हो जाएगा। तो लॉस का अमाउंट है यहां पे कितना, 60। तो प्रॉफिट था 90, लॉस था 60। अब आप जब इनको एडजस्ट करने जाएंगे तो 90 रुपए का मुनाफा 60 रुपए का घाटा काट देगा, तो 90 माइनस 60 करोगे तो आपको बचेगा प्रॉफिट कितना, 30 रुपए। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, जी हां सर, प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज। अगर वो आपसे सवाल में पूछता कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तब आप क्या करते, तब आप ये जो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपको, उसको किससे डिवाइड करते, तो सर दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन बिके हैं, दोनों का ट्रांजैक्शन का बताना है, तो दोनों का प्राइस जोड़ देंगे, तो 900 और 1200 हो जाएगा 2100। ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है कि प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। नहीं तो इंसान क्या सोचता है कि 30 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 900 पे लेना है कि 1200 पे लेना है, कि दोनों की कॉस्ट प्राइस पे लेना है कि दोनों की सेलिंग प्राइस पे लेना है। क्योंकि हम प्रॉफिट काउंट किस पे करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, और दोनों की लेंगे, इसलिए 900 और 1200 जोड़ के हो जाएगा 2100 रुपए। परसेंटेज में कितना आएगा ये आप मुझे जरूर बताएं, कहां बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है इसी सेशन के जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहां पे आप हमें बता सकते हैं कि यदि सवाल आता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप मुझे बताइए कितना परसेंट होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑप्शन सी हम कर चुके हैं मार्क, स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर। सवाल क्रमांक 17 हो गया है हमारा समाप्त। सवाल क्रमांक 18 हमसे क्या पूछ रहा है कि एक टीवी सेट है, क्या है, एक टीवी सेट है जिसको कितने का खरीदा है, वॉज बॉट फॉर रुपीज 26,250, ठीक है, जिसमें 5% वैट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। आपको क्या बताना है, आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे कहानी, ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, वहीं से पूरी कहानी शुरू होगी। वैट का परसेंट दिया है तो वो लिख लेंगे कितना, 5%। वैट का अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, सर वो तो डिपेंड करता है ओरिजिनल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस कितना था। तो 5 डिवाइड बाय 100, 5% इंटू एक्स, कैंसिल करने पे आएगा x/20। अब बेसिकली बिल अमाउंट आता कितने से, जो 26,250 है, क्या बिल अमाउंट ही तो है। तो सर x प्लस x/20, मतलब असल अमाउंट में आप बिल का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट और जोड़ देते तो आपको मिल जाता है कितना, 26,250 मिल जाता है। तो एक्चुअल अमाउंट में, ओरिजिनल प्राइस में आपने क्या जोड़ दिया, बिल का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट जोड़ दिया, तो आपको बिल अमाउंट मिल गया। अब यहां लो एलसीएम, तो हो जाएगा 20x प्लस x/20। ये कैसे आया, सर ये इंटू 20 होगा, ये इंटू 1 होगा, और ये हो जाएगा 26,250, ठीक है। तो 21x हो जाएगा 26,250 के बराबर, और इंटू कर देंगे हम 20, क्योंकि यहां पे 20 डिवाइड कर रहा था, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा। चलिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 26,250 इंटू कितना, 20 होल डिवाइड बाय 21, क्योंकि 21 वहां मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा। अब जब आप इसको 21 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, देखो कैंसिल हो रहा है क्या, तो 25 1 इज 21, ठीक है। तो और साथ में कितना हो जाएगा, सर यहाँ पे बचेगा 525, 21 इंटू 5, 21 इंटू कितना करोगे, 10 करोगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 करोगे तो कितना आएगा, 20 करोगे तो 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। 15 के आसपास करके देखो क्या आ रहा है, तो 21 इंटू 15 करने पे कितना आएगा, 5 1 5, 5 2 10, और ये 21, तो जाएगा 2 और 1 3, 315। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमें डिवाइड करने पे आंसर कितना मिलना चाहिए, डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलना चाहिए
मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे कितना मिलना चाहिए, डिवाइड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर होगा हमारा 24,937.50। ठीक है, ये होना चाहिए आपका आंसर कि इतने में टीवी का ओरिजिनल प्राइस था। मतलब ऑप्शन सी कर देंगे हम यहाँ पे मार्क कि इतना था ओरिजिनल प्राइस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आपका आंसर आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लो या फिर पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर ही है। पर इसको आप ध्यान रखना, आपका आंसर कितना आएगा 24,937 होल डिवाइड 24,937.0। ठीक है, चलिए यहां हो जाता है हमारा ये सवाल भी सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 19 की तरफ। अब सवाल क्रमांक 19 आपसे क्या बोल रहा है कि आपको 40% निकालना है किसका, इस पूरे ट्रांजैक्शन का। अब गणित का नियम क्या कहता है सर, बोर्डमास का नियम कहता है कि 40% ऑफ है, पीछे उसके पहले है ब्रैकेट्स, तो 100 माइनस 20% ऑफ 300। तो हम क्या करेंगे भाई, गणित का नियम कहता है बोर्डमास अर्थात ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो पहले पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ पे आएंगे। तो ब्रैकेट जब आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या निकालोगे, पहले निकालोगे 20% ऑफ 300 कितना आएगा, तभी तो माइनस करके ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 कितना, 20% ऑफ 300। ये शून्य से शून्य कैंसिल, 3 2 जा 6, तो आपको मिलेगा 40% ऑफ 100 माइनस 60 अर्थात कितना हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। तो 40% ऑफ 40% कैसे निकालते हैं सर, 40%। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये 40 शून्य शून्य कैंसिल, 4 4 जा 16 आना चाहिए हमारा जवाब। तो ऑप्शन बी 16 होना चाहिए हमारा जवाब। आसान सा ये सवाल था और आसानी से हमने इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दिया है। तो ये वाला पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 20 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे। तो राधिका ब्रॉट अ कार ऑफ रुपीज कितना, 2,50,000। कितने का, 2,50,000 की उन्होंने कार खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इट्स प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, तो पहले साल में मतलब एक साल होने के बाद उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई 10%। फिर अगले नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर प्राइस कितनी हो गई, डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, डिक्रीज 10%। अगले साल वो वापस डिक्रीज हो गई 12% से। ठीक है, इन 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट इन द प्राइस ऑफ कार्स। 2 साल में कुल मिला के कितनी डिक्रीज हुई ये आपको बताना है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सर 10 और 12 जोड़ के 22% हुई होगी डिक्रीज। नहीं, ऐसा करना गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हम पहले इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले थी 2,50,000 की। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज परसेंट कितना है, तो सर डिक्रीज परसेंट है 20। डिक्रीज की वैल्यू कितनी, डिक्रीज का अमाउंट कितना, वो मुझे कौन बताएगा सर, हम सब मिलके निकालेंगे। बिल्कुल ठीक, कितनी हुई है पहले साल में, 10% हुई है, सॉरी। ठीक है, तो 10% ऑफ कितना सर, 10% ऑफ 2,50,000। बहुत ही आसान है, ओरली कर सकते हैं हम क्योंकि हमने एस्टिमेशन वाला पढ़ा है। तो 10% होता है 2,50,000 का, शून्य शून्य कैंसिल, 25,000। ठीक है, तो अब न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर न्यू वैल्यू हो जाएगी आपकी 25,000 माइनस करने के बाद, तो 2,50,000 माइनस 25,000 जो कि हो जाता है कितना कि ये है 2,25,000 के बराबर। कितनी, 2,25,000 के बराबर। चलिए, अब क्या हो रहा है, एक साल तो हो गया खत्म। अब दूसरे साल में कितना है डिक्रीज परसेंट, तो सर दूसरे साल में डिक्रीज परसेंट हो गया है 12। ठीक है, डिक्रीज का अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सर डिक्रीज का अमाउंट होगा 2,25,000 का क्या निकालेंगे हम, 12% निकालेंगे। क्या कोई समस्या नहीं सर, शून्य से शून्य कैंसिल, 2250 इंटू 12 करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं ये, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले तो इसको 0 को बाद में सॉल्व करके लिख देंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, डबल करोगे इसको आएगा यहाँ पे 25 का 50 और 2 450 आएगा, है ना। 5 2 जा 10, एक कैरी 2 2 जा 4 1 5 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 225, शून्य 5 5 10, 4 2 6 1 7, 27,000 आना चाहिए हमारा। क्या, 27,000 आना चाहिए डिक्रीज परसेंट इन सेकेंड ईयर, डिक्रीज का अमाउंट, सॉरी। ठीक है,
तो फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, तो न्यूएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे न्यू वैल्यू कितनी सर 2,25,000 में से 27,000 हमें करने हैं माइनस, तो कितनी हो जाएगी सर 25, तो 25 पूरा माइनस 27 में से 2 बचेगा तो ये हो जाएगी 1,98,000। कितनी 1,98,000। अब आपको बताना है डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, तो पहले कैलकुलेट करो डिक्रीज हुआ कितना है। तो सर 2,50,000 से 1,98,000 पे आ गई, तो डिक्रीज का हमारा वैल्यू है कि 2,50,000 माइनस 1,98,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नहीं है सर, माइनस करने पे आएगा कितना, तो सर 50 ये गया तो 52,000 माइनस हो गए। ठीक है, ये तो हो गई डिक्रीज की वैल्यू। और हमें लेकिन सिर्फ डिक्रीज की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो क्या निकालेंगे हम, तो डिक्रीज का परसेंटेज होगा हमारा कि 52,000 से डिक्रीज हुआ। यस सर, किस पे डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू पे, क्योंकि आपने ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करके निकाला है कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, यहां पे क्या किया आपने, 2,50,000 में से माइनस किया ना, तो जब कंपेयर कर रहे हो ओरिजिनल वैल्यू से इन सब्ट्रैक्टिंग, तो कंपैरिजन वहां पे भी किस में होगा, ओरिजिनल वैल्यू में ही होगा। इनटू कर दोगे आप 100। अब यहां देखोगे 1 2 3 0 1 2 3 0 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, कितने जा यहाँ पे जाएगा 5 2 जा 5 5 जा। ठीक है, और फिर यहां पे हो जाएगा 52 इंटू 2 2 2 जा 4 5 2 जा 10 104 डिवाइड बाय 5, ये तो हम कर सकते हैं, 5 2 जा 10 0 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो 20.8% होना चाहिए गिरावट। तो यदि आप सोच रहे थे कि 22% होगी क्योंकि पहले साल में 10 हुई, दूसरे में 12 हुई, तो दोनों साल की जोड़ के हो जाएगी 22, तो ऐसा आपका सोचना गलत है, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू गिरती जाएगी डिक्रीज परसेंटेज में भी अमाउंट में गिरावट आती जाएगी। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसा आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। तो कैलकुलेट करके लिखना है, ऐसे ऐड करके डायरेक्ट आंसर लिखोगे शायद आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हो सकता है कभी कभी ठीक भी हो जाए, पर 100% गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो जो आपने ऐड करके लिख रहे हो वो तुक्के से या फिर अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाए उसके, पर बेटर है कि आप कैलकुलेट करके अपना आंसर निकालें। तो ये सवाल हो जाता है सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव है हमारा यहाँ पे कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, अपनी क्लास के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से उन टैब्स में आपको अलग अलग सेक्शंस मिल जाएंगे, आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम्पलर या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके टैब्स हमने अलग अलग कर दिए हैं। आप उन टैब्स पे क्लिक कीजिए, आपको उस टैब के अंदर जो जो सेशंस हमने बनाए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जाम्पलर देख सकते हैं, अलग अलग क्लासेस की, अलग अलग सब्जेक्ट की, आपको वो सब मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, अपनी क्लास के हिसाब से वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज पूरी लिस्ट मिल जाती है कि हर एक चैप्टर में कितने सेशंस अपलोडेड हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2, पर एक्चुअली इस चैप्टर में 4 सेशन थे जो कि बाद में अपलोड किए गए थे। ये बहुत पहला वाला इनिशियल फेज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में 4-5 सेशन अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यूज का अलग सेशन है, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स का अलग सेशन है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स कवर करने, वो सब आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे वीडियोस ऐसे खुले हुए मिल जाते हैं जहां पे आप आसानी से पूरा वीडियो देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो ना यहाँ पे एड ब्रेक्स मिलते हैं, ना यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल कभी हो जाता है हम लोग यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ नोटिफिकेशन आ गया या फिर कोई सजेशंस में कोई वीडियो आ गया, तो हम लोग गलती से बिना वजह या फिर बिना किसी इंटेंशन के वहां चले जाते हैं और आराम से फिर आधा घंटा कुछ और देख के आ जाते हैं, पढ़ाई हमारी रह जाती है। वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा, आप आसानी से पूरा वीडियो देखिए, पूरा आपका सेशन कंप्लीट होगा बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, एंड आप आसानी से पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ सेशन। हमने सेशन में क्या देखा बेसिकली, तो हमने सेशन में हमारी जो चैप्टर है 9, यूनिट 9 है हमारे एग्जाम्पलर की, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास किया। अराउंड 20 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, काफी अच्छे एमसीक्यूज थे, काफी चैलेंजिंग थे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज को दोबारा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, एकदम परफेक्ट हो जाना ताकि कहीं पे भी कोई भी गलती ना हो। बाकी एक छोटा सा होमवर्क और, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।